अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। सबसे पहले आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उनको शामिल कर लेते हैं। फितनाल हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया, नई जंग की तैयारी। हकीकी आज़ादी से पार्टी में खाना जंगी तक, पीटीआई क़यादत तकसीम क्यों? गजा में करबला का मंजर, मगरिब से आवाज़ें मगर मुस्लिम उम्मा खामोश क्यों? तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वो अहम खबरें जिन पर हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। पैनल में मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलम निगार सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब मौजूद हैं, हमारे साथ पंजाब के ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं और सियासी रहनुमा सायरा बानो भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आज हम सबसे पहले जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो फितना अल हिंदुस्तान है और भारत की तरफ से जितने भी फितने फैलाए गए उन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि मोदी पानी रोकने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान है और मुकदमा आलमी अदालत तक ले जाने का कह दिया है। चीन एक तरफ से पाकिस्तान को जदीद हथियार दे रहा है तो दूसरी तरफ हिमालय में भारत के खिलाफ सफबंदी हो रही है। भारत ट्रंप के किरदार से इनकारी मगर ट्रंप क्रेडिट लेने पर बज़िद है और पाकिस्तान की मुसलसल तारीफ कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान भारत नई जंग की सफबंदी कर रहे हैं? मगर इस दफा पाकिस्तान का जवाब कितना खौफनाक और भयानक हो सकता है? तो सबसे पहले मज़हर बरलास साहब आपसे जानना चाहूंगी, बताएं आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आपने पाक भारत हवाले से बात की है और मोदी जी की बात हुई है। मोदी जी ज़ाहिर है शिकस्त का वो अभी तक धूल चाट रहे हैं शिकस्त की और उन्हें हज़म नहीं हो रही कि कैसे वो मान लें, इसलिए वो अपनी कौम के सामने झूठ बोलते हैं और कभी कहते हैं कि सिंदूर गर्म है। वो भाई गर्म है तो आप वही कर लें, क्या कर सकते हैं, पहले आपका शौक पूरा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बात है, ये प्रॉक्सी वार इंडिया ने तेज़ की है। उसके आप देखिए कि वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में हमारे बच्चों पर हमला हुआ, हमारे बच्चे शहीद हुए। तो इसमें आप मुनीसे एक तकरीर याद कीजिए जो अजीत कुमार दोवल ने रॉ के अफसरान से खिताब करते हुए की थी। कुमार दोवल कहता था कि हम अपने बंदे नहीं भेजेंगे, हम पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी वार करेंगे उसमें वहीं से लोग लेंगे दहशतगर्द, और हम उनको अगर कोई 50,000 लेता है तो उसको हम 1.5 लाख दे देंगे, कोई 1.5 लाख लेता है तो हम 3 लाख दे देंगे, यानी पैसे से काम चलाएंगे। हाँ जी, ये हमें एक माइंडसेट जो है अजीत कुमार दोवल का वो जहन में रखना चाहिए। और जब से मोदी सरकार आई है, ये काफ़ी साल हो गए हैं मोदी को आए हुए, तो उस वक़्त से अजीत कुमार दोवल ही ये सारा ऑपरेशन देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उन्होंने किशनगंगा डैम से जो पानी आ रहा था दरिया नीलम में, उसको बंद कर दिया है, पानी का बहाव कम हो गया है, आलमोस्ट 40% पानी कम आ रहा है। बाकी दरियाओं में आप देखिए कि रावी, सतलुज, ब्यास में तो वैसे ही पानी नहीं आता, ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। चिनाब और झेलम पर उन्होंने डैम्स बना रखे हैं। वो मोदी का प्रॉब्लम ये है कि वो चाहता है पाकिस्तान को पानी के मसले पे। एक और उसने बात की है, मैंने उसकी तकरीर में किसी जलसे में उसने कहा है कि जी कश्मीर तो हमारे पास है अभी। अच्छा, ओ भाई कश्मीर भी आ जाएगा, आप सब्र तो करें, आप कोशिश करें। लेकिन इतलात ये है मुनीसे कि भारत एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हाँ। ये इतलात हैं और पाकिस्तान से तैयारी भी खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है। जी हाँ, लेकिन हमारा दोस्त जो चीन है उसने देखिए ना J-35 जो हैं त्यारे, 40 त्यारे वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। इसी तरह एक सिक्योरिटी का सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो K-500 है। तो चाइना पाकिस्तान के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह खड़ा है। और चाइना के साथ भी आपको पता है 62 में इंडिया का इशू हुआ था और उसी वक्त से वहाँ बॉर्डर पे टेंशन है।
अब जब अभी एक नई किस्म की ये जो सूरत हाल पैदा हो गई, अब इसको देखना हमने पता नहीं किस तरह है, क्योंकि आप देखें ना, फितना हिंदुस्तान का जो आगाज़ हुआ है इसको किसी नहज पर तो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। शहजाद भट्ट साहब, आपको क्या लगता है कि अब क्या मोदी होश के नाखून लेगा? क्योंकि जहां भी देखते एक ही बात डिस्कस हो रही है कि एक रिटेलिएशन मजीद की जाएगी। एक तो हमने बलूचिस्तान में देखी। देखिए मुनीज़, फितना हिंदुस्तान जो है, पहले बच्चों की स्कूल, ट्रेन, अब फिर बच्चों के ऊपर हमला, ये वो कहते हैं ना, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। ये उस तरह का एक मोदी करैक्टर है। आपने उसको भी देखा होगा, वो लंबी लंबी मूछों वाला कहता है बलोचिस्तान की में जो बंदे हैं उनको हायर करके हमने करवाना है। बालू की शक्ल वाला वो बलोचिस्तान जो कह रहा है, बड़ी बड़ी मूछों वाला जो है ना, बख्शी, जनरल बख्शी। और दूसरा वो मेजर रिटायर जो है, वो गोरा की ना है भाई गौरव आर्या, वो भी कहना जी उड़ा के रख देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वक्त आ गया है, तमाम कौम इकट्ठी है। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह पाकिस्तानी कौम को कभी यकजा होते नहीं देखा। मैं इस वक्त देख रहा हूं, कोई पीटीआई नहीं, कोई मुस्लिम लीग नून नहीं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, सब इकट्ठे हैं और एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं और यकजा होकर सिर्फ बात पाकिस्तान की हो रही है। लिहाजा ये ही वो वक्त है जब फितना हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है और हमें इस फितने को उखाड़ देना चाहिए। आखिरी बात, सदर ट्रंप की क़यादत में जो मुज़ाकरात हुए, ये वज़ीर ख़ारजा साहब उनके कह रहे हैं हम नहीं मानते, तो फिर पी किन्ने मांगी? अगर अमेरिका ने सुलह नहीं कराई तो फिर सुलह कैसे हुई, सीज फायर कैसे हुआ? और ये तुमने किया है, ये तुमने रिक्वेस्ट की, इसलिए छोड़ा है, याद रखना। लेकिन मानने को तो ये तैयार नहीं है। लेकिन आपकी एक बात से छोटा सा इख्तलाफ है, कोई एक सियासी जमात अभी भी मौजूद है जिसने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। खैर, आती हूँ मैं सायरा जी आपकी तरफ, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मोदी को समझ आएगी और जो ये फितना जारी किया हुआ है, फितना बर्पा किया हुआ है, ये कहीं पर फुल स्टॉप लगेगा या ये सिलसिला चल पड़ा है, एक नया आगाज है, सीरीज है भारत के फितने की? पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी, बहुत सारे साथियों ने बोला है कि उसने अपने पड़ोसियों से बहुत सा, वो कहते हैं किसी से बना के नहीं रखी। तो कोई चीज तो है कि जिस दम पर मोदी ऐसे बयानात दे रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश सीज फायर की है उसको भी छुटला रहे हैं। क्या है फिर तो जिसकी पर्दादारी है? कुछ तो है जी, क्या है फिर जिसकी पर्दादारी है? हाँ, तो वही ना, यही तो खोजना है कि क्या चीज है जिसकी पर्दादारी है। क्या वो इसराइल की गोद में बैठा हुआ है? अगर इसराइल की गोद में बैठा हुआ है तो मैं तो अमेरिका और इसराइल को एक सिक्के के दो रुख समझती हूँ कि जो यहाँ पर आके सीज फायर करवाने की बात तो ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात वहां पर नहीं मानी गई। या उनको ये पता है कि जिस तरीके से आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा है कि मुस्लिम में उम्मा क्यों खामोश है, क्यों वो कहते हैं कि वो सत्तू पीकर सोई हुई है, कि वो कहते हैं कि सब मुसलमान एक जिस्म की मानित होता है और आपके हाथ और आपके बाजू काटे जा रहे हैं लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो ये सारी चीजें पहले तो वो कहते हैं ना कि इस वजह को ढूंढना पड़ेगा कि इतनी इबरतनाक शिकस्त के बाद कि वो उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनकी अपने सारे वहां पर लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और जो बाकायदा बयानात आ रहे हैं कि ये जो पहलगाम वाक़या है ये भी बिहार इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, जैसे पुलवामा अटैक था फिर पहलगाम हुआ, तो ये तो वहां से भी आवाजें उठ रही हैं। मगर वो कमाल डिटाई से इन तमाम बातों को डिनाई भी कर रहे हैं और आगे जंग की चेतावनी भी दे रहे हैं कि आगे भी ये हो सकता है। तो ये तो बहुत वो कहते हैं ना कि सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। यानी कि भारत ने अभी तक सबक नहीं सीखा। मगर भारत ने तो कभी सबक नहीं सीखा ना। 1971 का जवाब बखूबी दिया है पाकिस्तान ने। सलमान आबिद साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, बात यह है कि पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में कहा था कि जंग बंदी ज़रूर हुई है लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई और भारत को जो पसपाई हुई है मुख्तलिफ महाज़ों पर, उसका रिएक्शन आने वाले दिनों में भारत और नरेंद्र मोदी की सियासत में नज़र आएगा। अब आप देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते में भारत ने सफारती महाज पर, दाखिली, इलाकाई और ख़ारजी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरा भरपूर महाज बना लिया है और उसको इस बात का गिला है कि अमेरिका जो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो पाकिस्तान की तारीफ़ क्यों कर रहा है। उसको इस बात पे गिला है
कि जनाब चाइना जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। उसको इस बात पे गिला है कि जो भारत के दोस्त ममालिक थे वो भारत की हिमायत करने की बजाय पाकिस्तान की हिमायत में क्यों सरगर्म नजर आते हैं। तो जो फॉरेन पॉलिसी में उनको आइसोलेशन हुई उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। फिर भारत के अपने अंदर मोदी पे जो तनकीद हो रही है उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद बीजेपी के अपने अंदर बातें हो रही हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। और फिर खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अमेरिका के अंदर ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी है कि क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात वही हैं जो इससे पहले थे और क्या इन ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो गया है। ये बातें भी की जा रही हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि चाइना जो एक हमेशा से तवाज़न पर मबनी पॉलिसी के साथ चलता था उसने अपना झुकाव सारा का सारा पाकिस्तान पर क्यों डाल दिया है। तो बहुत सी बातें नरेंद्र मोदी के अंदर इस वक्त चल रही हैं जिसका इजहार हमें एक फ्रस्ट्रेशन की सूरत में नजर आता है। और आप देखिए, मैंने इसी प्रोग्राम में पिछले हफ्ते कहा था कि भारत का अगला निशाना प्रॉक्सी वॉर होगा और वो भारत उसी के ऊपर फोकस करके बलूचिस्तान के हालात के हवाले से, केपीके के हवाले से, टीटीपी के हवाले से, अफगानिस्तान की सहूलतकारी के हवाले से वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम पैदा करेगा। इस वक्त भारत की स्ट्रेटजी ये लग रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक हैजानी कैफियत पैदा करें। तो कितना कामयाब होता है वो एक अलग बात है, लेकिन भारत के अज़ाइम जो हैं वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सलमान आबिद साहब, मैं चाहूँगी कि मैं डिबेट को ओपन कर दूँ और एक सवाल मैं रखना चाहती हूँ कि क्या अमेरिका की क़यादत ने भारत का साथ छोड़ दिया? और आप ही से मैं इसका जवाब चाहूंगी। पहले नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका जिसका इस रीजन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है और उसने उसका साथ छोड़ दिया है, ये ज़रा मुश्किल बात लगती है। लेकिन एक बात ज़रा बड़ी वाज़ेह है कि अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। उसने जिस तरह से पहले पाकिस्तान को रूल आउट किया हुआ था, अब उसको लगता है कि पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी साथ लेके चलना है। मीठी गोली तो नहीं है, मीठी गोली कोई नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब अमेरिका को एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा तो वो भारत का जो कंसर्न है उसको किसी ना किसी स्टेज पर डिस्कस करेगा। इसलिए हमें अमेरिका से बहुत ज्यादा तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। सही। सायरा जी, आप क्या कहती हैं? नहीं जी, वो कह रहे ना कि किसी एक को चुनना पड़ेगा, ये ऐसे वो होगा, वो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। वो उससे पहले वो हमें लड़वा देंगे कि वो जो अभी इनका दौरा था, जो आपके पहले प्रोग्राम में बात हुई थी, जो आपने कहा था कि यहाँ पर ये दौरा किया था, वो आप शायद बात के इधर से उधर हो जाए। वो मैंने आपको पहले कहा था कि वो सुन्नी स्टेट्स का दौरा था और उसके बाद जो ये खबर छुपाई गई थी कि उनके F-18 या F-35 वो यमन के रेडार पे आके उनके 2 जहाज तबाह हुए, जिसपे उनकी मीडिया ने उस चीज को छुपाया था। और वो इस परेशानी के आलम में है कि अगर यमन के पास ये टेक्नोलॉजी है, सपोज अगर उसको ईरान ने दी है, तो ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी क्या रशिया और चाइना ने दी है, तो वो कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल। तो अब वो अलग अलग हर किसी से बात करके कुछ ना कुछ अपना वो करना चाह रहे हैं, उसमें कोई हमारा फायदा नहीं है। वो अपना स्टेक देखेंगे, अपनी जो उनके फायदे में बात होगी वो देखेंगे। उसमें आप, हम, भारत, ईरान, अफगानिस्तान कुछ नहीं है। हाँ, हमारे अंदर ये कश्मकश और ये जो खाना जंगी, ये जो प्रॉक्सी वॉर है, कि जाहिर है इसके सहूलतकार कौन है। एक मैं नहीं समझती कि इंडिया के इतने ज्यादा कि वो यहाँ पर बैठ के टीटीपी को भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इसमें कुछ और लोग भी हैं, कुछ जो उनको फंडिंग वहां से हो रही है। तो फिर ये वो इस डिबेट को आपको बहुत और ओपन करना पड़ेगा और मेरे ख्याल में इतना ओपन करके आप प्रोग्राम चल भी नहीं सकता। तो फिर इन सब चीजों की भारत तो तब तक रुकेगा नहीं ना। पाकिस्तान को 2 लख्त करने के बाद भी वो नहीं रुका और ये प्रॉक्सीज तो जारी रहेंगी, यही तो उसका एजेंडा है। शहजाद भट्ट साहब, मैं चाहूंगी आप इसमें अपनी राय दें। अपने आप को ये मुल्क को खाने जंगी की तरफ नहीं लेकर जाना था। मुल्क में जो सबसे जो एक बुनियाद होती है वो एक आम आदमी तक इंसाफ पहुंचने की होती है। जब ये तमाम चीजें होंगी तो फिर इन जो घुसपैठिए होते हैं और ये इस किस्म की चीजें होती हैं वो बहुत फिर आसान टारगेट होते हैं कि जहां गुर्बत की शरह इतने लोग मतलब वो उस लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हो, तो वहां पर ये चीजें बहुत आसानी से बाहर हो सकते हैं और लोग आ सकते हैं बातों में। सही। देखें मुनीज़, अगर आपने ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना है तो सबसे पहले देखें कि उसका जो जुस्सा है ना, वो तो सिर्फ ये है एक पहलवान की मानत के वो क्रेडिट लेना चाहता है। वो बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान भारत की जंग मैंने बंद करवाई। एक तो मकसद उसका क्रेडिट है, दूसरा उसका मकसद तिजारत है। ये है अमेरिका, ये है ट्रंप। मैं आना चाहता हूं दूसरी तरफ। आप ये देखें J-10
J-35E, और यार पहली दफा नाम सुना है J-35E। सर नवा है ना? भारतीय रात को सो नहीं सकते, ये नाम अपने दिमाग में लिख लो। तुम्हारे सामने अभी तक सिर्फ J-10 है, अब J-35E आ रहा है। ये अमेरिका को भी पता है। शहजाद साहब, मैं बताना चाहती हूँ कि J-10 भी पाकिस्तान ने पहली बार तजर्बा किया है, और देखें फिर किस तरह का तजर्बा किया। बताने वाली कौन सी बात है, सबको पता है। बड़ी बात क्या है? सर आप J-35 की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं पहली बार नाम सुनो, तो फिर मैं बता दूं ये लॉन्च ही अभी हो रहा है ना। ओ भाई अभी लॉन्च नहीं हो रहा, ये होना है। यही तो कह रही हूँ कि होना है। ओ भाई यही तो सवाल है कि अमेरिका को, आपका सवाल है अमेरिका को समझ नहीं आ रही। तो फिर समझे कि एक तो मैंने आपसे कहा तिजारत, एक बात तिजारत की प्रॉब्लम है, दूसरा उसको क्रेडिट लेने की प्रॉब्लम है, तीसरा उसकी प्रॉब्लम जो है वो J-10 सबने देख लिया है। अब J-35E जो है ये है अमेरिका की प्रॉब्लम। और आखिरी बात, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस ये है कि पूरी कौम का मोराल अप हो गया है, और ये वो वक्त है जब भारत को हम आसानी से फितने को दबा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मोराल अप है। मेरी दरखास्त है हुकूमत वक्त से, सिपह सलार पाकिस्तान से, कि इस वक्त हल्की सी भी लचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोराल पाकिस्तानी अवाम का अप है। हाँ बरलास साहब, कहते ने मोराल अप है तो की करिए, रिएक्ट नहीं करना, जोश में तो कुछ नहीं करना, होश से काम लेना है। जी जी बिल्कुल, होश से लेना चाहिए काम। मैं दो तीन बातें अर्ज करूंगा। एक तो ये देखिए कि जो अमेरिका के हवाले से आपने बात की, अमेरिका हमेशा और मगरबी ममालिक वार इकानमी से पैसा कमाते हैं। तो जब से इंडिया को शिकस्त हुई है उन्हें ज़ाहिर है हजीमत का सामना है, और जो वार इकानमी पे पैसे कमाते हैं ममालिक वो भी शिकस्त खुर्दा हैं, उनके सौदे नहीं बिक रहे, लिहाजा वो इंडिया को चैन से नहीं बैठने दे रहे। वो ख़ुद तो ये तजर्बा नहीं करेंगे अपने जंगी हथियारों का, वो इंडिया जैसे ही किसी मुल्क से तजर्बा कराएंगे, आजमाएंगे, और इंडिया उनके लिए बेहतरीन है तजर्बा का। अब आ जाइए, जो मोदी जी एक शोर मचाता है आज आके पानी का, देखिए पानी में अगर आप देखें तो तिब्बत जो है वो एशिया का वाटर बैंक है। अगर मोदी जी ने ज़्यादा कोई शरारतें करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें से अगर हम दो दरिया जो भारत में गिरते हैं जाके, काला दरिया और छोटा दरिया, अगर उनका पानी काट दिया जाए 30 किलोमीटर पहले ही, तो भारत पानी के एक बड़े ज़ख़ीरे से महरूम हो जाएगा। इसी तरह अगर चाइना, चूँकि वाटर बैंक एशिया का चाइना के पास है, तिब्बत से सारे दरिया निकलते हैं, तो भारत इसी पानी के लिए तरसेगा। फिर एक रशियन स्टडी है, रशियन स्टडी ये है कि 23% जो है वो बर्फ़ ज़्यादा पिघलना शुरू हो गई है, बारिशें भी ज़्यादा होंगी, क्लाइमेट चेंज, राइट। वैसे ही इंडिया में तबाही आ जाएगी। तो मोदी सरकार, हाँ आजा की प्रॉक्सी वार है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं भारत में तबाही आ जाएगी। भारत में तबाही आ चुकी है, आलमी सतह पर हजीमत उठाना पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो गया है और फितना अल हिंदुस्तान पाकिस्तान ने बेनकाब कर दिया। एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे हकीकी आज़ादी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी खाना जंगी के हवाले से। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कि हकीकी आज़ादी से पार्टी में जारी खाना जंगी तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम हो गई है। और इस खबर की मैं तफसील आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो कुछ यूँ है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हकीकी आज़ादी की तहरीक की बातें हो रही हैं। अलीमा खान के मुताबिक भाई 2 साल से जेल में है और लोग नाजायज़ इस्तेमाल उसका ना करें। क्या बानी की रिहाई ना होने में खुद तहरीक इंसाफ में खाना जंगी का किरदार है? गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की सरजनिश की अफवाहें गूंज रही हैं। एक तरफ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इसका बयानिया बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार की सदाएं आ रही हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है सायरा जी? जी, इस पे मेरी राय पूछें तो आदि जो आपकी ने जो कहा है कि वो बिल्कुल सही है, ठीक है, अंदरूनी इख्तलाफात है, लेकिन देखिए आप सोचें कि सिर्फ एक ही जमात के अंदरूनी इख्तलाफात क्यों उभर कर सामने आए।
क्योंकि जो लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था वो अपने कायद की रिहाई के लिए दिया था कि ये लोग असेंबली में जाएंगे, कुछ उस मुस्तनद फोरम पर जाकर बात करेंगे और जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश करेंगे और ये सारा कुछ होगा। इस वजह से आपको इन तमाम इख्तलाफात की खबरें पहुंचती हैं। और बाकी आपकी बात से मैं 100% इत्तफाक करती हूँ कि जो लोग असेंबली में बैठे हुए, जो लोग खान के नाम का वोट लेकर आए हैं, इवन गंडापुर साहब के लिए भी कहूँगी, बैरिस्टर गौहर साहब के लिए भी कहूँगी, ये वो तकरीबन मुझे आधे पाधे कॉम्प्रोमाइज लगते हैं। और जो उन्होंने हक या जो तहरीक चलानी थी और जो करना था वो चीज़ वो नहीं कर सके। और ज़ाहिर है फिर अलीमा खान है, इसमें कोई मौरसी सियासत का दखल नहीं है। उससे पहले भी आपके प्रोग्राम में बात हो चुकी थी, जब बेगम नुसरत भुट्टो, बेगम इख्तियार वली, बेगम कलसूम नवाज आ सकती हैं तो ये बहन भी अपने भाई की रिहाई के लिए तहरीक चला सकती हैं और फ्रंट फुट पर आ सकती हैं। क्योंकि जिन खंभों को वो असेंबली में लेकर आए थे वो पता चला, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हैं कि वो कोई कचरे में लगे खंबे हो सकते हैं, बट वो खंबे नहीं थे कि जिनमें वो करंट था और जिसमें वो कहते हैं ना कि जो राब्ते टूटे हुए थे या जो तारें कटी हुई थी उनसे वो करंट तोड़ता और जो वो कहते हैं कि निज़ाम ज़िंदगी वापस चलता या वो करता। और सवालात भी उनकी ज़ात पर इसीलिए उठते हैं और लोग उनसे सवाल पूछते हैं। आपने देखा कि उनके पार्टी के अंदर एहतसाब का निज़ाम बहुत मजबूत है, एक आम वर्कर भी उठ के सवाल कर सकता है। और उनका सवाल यही है कि 2 साल से ज़्यादा इमरान खान साहब जेल में हैं, 1.5 साल असेंबली को हो गया है। ये तमाम लोग अपनी तमाम चीजें तो वो करते हैं लेकिन कोई जो कहते हैं ना कि एक ठोस कदम उठा नहीं सके। तो ठीक है सायरा जी, मुझे बरलास साहब की राय लेनी है। बरलास साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? एक तरफ अलीमा साहिबा का स्टेटमेंट सामने आ रहा है और वो भी एक बात बता रही है कि मेरी जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये स्टेटमेंट है, तो दूसरी तरफ हम अफवाहें सुन रहे हैं कि एक और मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात में भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। हकीकत क्या है, क्या चल रहा है? देखिए, बानी चेयरमैन से जो मुज़ाकरात होने थे वो तो हो चुके, अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात उनसे हो चुके होंगे, जो कुछ तय होना था वो हो चुका हुआ है। ये अब बातें हैं बाद में कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, फ़लाँ होगा क्या होगा। जहाँ तक उनकी लीडरशिप है, देखिए उसमें वकला को सामने किया गया था और वो बानी चेयरमैन का ख्याल ये था कि वकला जो हैं वो अदालतों में भी लड़ेंगे और बड़े दलेरी से लड़ेंगे और बड़े ये जी इंसाफ की बातें करते हैं और आज़ादी इजहार के कायल हैं, लेकिन वकला उस पर पूरा नहीं उतरे, वो सियासतदानों से भी हल्के साबित हुए। अब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनका बड़ा प्रेशर है और एक ख़बर मैं देता जा रहा हूँ आपके यहाँ कि 31 मई को अटक पे पुल पे कोई 5 से 6 लाख अफराद जमा होने जा रहे हैं, वो पीटीआई के वर्कर्स जमा होंगे। सर देख लें ये स्टेटमेंट रोल बैक ना हो जाए। नहीं, रोल बैक नहीं होगा जी। वो बानी चेयरमैन अगर उससे पहले आ गए तो ओके, वरना वो एहतजाज तो होगा। एहतजाज 31 मई को, डेट नोट कर लें, रोल बैक नहीं होगी ये चीज़। 31 मई को में तो इस तरह के कई बयानात माजी में भी आते रहे हैं और अब भी अगर बयानबाजी से ही काम किया तो फिर क्या काम बनेगा? बात तो वही है, टेबल पे बैठें, मुज़ाकरात करें। मैं चाहूँगी शहजाद भट्ट साहब इस बात का नहीं, देखिए टेबल पे बैठा जाता है मुनीज़े जी, लेकिन ताकत दिखाना पड़ती है। ताकत दिखा के, अब पाकिस्तान ने ताकत दिखाई हुई है ना इंडिया को, और इंडिया भाग रहा है, पाकिस्तान तो कहता है हम इस पे बैठे, तो ताकत सियासी तौर पर भी दिखाना पड़ती है। 31 मई को 5 से 6 लाख अफराद अटक पुल पर जमा हो रहे हैं। ठीक बात है जी, जमा हो रहे हैं, जवाब ले लें। सबसे पहली बात तो ये गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की सरजनिश की, डांट डपट की, उनको तंबी करने की आवाज़ें मार्केट में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि बानी चेयरमैन ने ये काम कर दिया है। एक बात। दूसरी बात जो सायरा साहबा कह रही थी कि अलीमा खान वाली बात दुरुस्त कह रही थी, वो कह रही है कि 2 साल से जेल में है, इसका नाजायज इस्तेमाल मेरे भाई का ना करे, उसका हक है, यहां तक भी ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बैरिस्टर गौहर ने तो कहा, शाबाश दी, मुबारकबाद दी नया ओहदा मिलने पर, लेकिन इमरान खान की तरफ से क्या आया? उन्होंने कहा फिर तंजन कहा बना दे। जब ऐसी बात करेंगे तो फिर मजहर बरलास की खबर ठीक है, 31 मई की खबर जो दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ
मेरे साथ भी यहाँ पर साथ ही जोड़ दे कि 31 मई तो ये आने वाली है, लेकिन 31 मई से हफ्ता 10 दिन बाद वो कहीं जाने वाले हैं। बंदा कोई नहीं 31 मई को आने वाला, वो जाने वाले हैं, वहां जाने वाले हैं जहां पर अल्लाह का फैज पहले है और वो फैज वहां मौजूद है, उसी फैज के साथ जोड़ा जा रहा है और ये जून का महीना है। इसको चेक कर ले। बट सब गोल गोल बातें मुझे समझ नहीं आती। साफ बात की है, अल्लाह का फैज जहां है, कहाँ है वो इनके घर में बैठा है, इनके साथ वाले घर में। जी सायरा जी, क्या कहा आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं होने वाली, ऐसी बात कोई नहीं होने वाली। तो फैसल वाडा साहब आकर क्या सुना रहे हैं? आप भी 31 के बाद के बता रहे हैं कि उन फैज़याब से फैज़याब होने के लिए वहां पर पहुंचा दिए जाएंगे। मैं तो सारी खबरें वापस ले लेता हूं। आप सायरा बानो सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, क्या 31 मई को पीटीआई बंदे इकट्ठे कर सकती है? सायरा बानो जवाब दे दे बस। सायरा जी इकट्ठे कर सकती है, ये जो इनकी कॉम्प्रोमाइज, इस बात का जवाब आ गया है, इस बात का जवाब आ गया है। सायरा जी, सलमान आबिद साहब की राय लेनी है। बात यह है कि जो मजहर बरलास ने कहा है ना कि मुज़ाकरात हो चुके हैं पीटीआई के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, मुझे नहीं मालूम कि वो मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हुए या नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब जो इस वक्त हमें भारत का एक बड़ा चैलेंज दरपेश है, उसमें तो पाकिस्तान के अंदर सीज फायर होना चाहिए और बाकायदा सियासी सीज फायर होगा तो आप एक जगह पर बैठ के भारत का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन अगर हमने बैठ के एक दूसरे के दोबारा कपड़े उतारने हैं और एक दूसरे से सियासी मुकाबलाबाजी करनी है, एक दूसरे को लेट डाउन करना है, किसी को कहीं भेजना है और किसी को कहीं से लेकर आना है, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा उस पोलराइजेशन को उठाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मसला यह है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी, पीटीआई की क़यादत के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है और हुकूमत में भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तदब्बुर का मुजाहरा करें, कोई रास्ता निकालें दरमियानी। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हमने किसी को बिल्कुल नहीं आने देना, तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, बैठ के गिव एंड टेक करना पड़ेगा, सियासी रास्ता निकलेगा तो सियासत आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने सियासी रास्ता नहीं निकालना और ताकत के जोर के ऊपर ही अपने निज़ाम को चलाना है, तो उससे फिर मसला हल होने वाला नहीं है, उससे और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा। इसलिए पीटीआई की क़यादत को भी तदब्बुर का मुजाहरा करना होगा, एस्टैब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी, ताकि पाकिस्तान का जो इस वक्त चैलेंज है वो कोई पीटीआई चैलेंज नहीं है। ये जो मरियम नवाज ने कहा ना कि जी हमें इतना खतरा जो है भारत से नहीं हुआ जितना पीटीआई से हो गया, वो भाई इस वक्त ये पॉलिटिकल स्कोर ना करें और इस वक्त पॉलिटिकल स्कोर करने की बजाय पाकिस्तान का जो चैलेंज है इंडिया से रिलेटेड उसका मुकाबला करें। मैं डिबेट को ओपन करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ और वो ये कि मुझे तो यही पता है कि वो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत के साथ बैठकर बात करनी है और जो ए पॉलिटिकल हैं उनको ए पॉलिटिकल ही रहने देना है, उनको बीच में नहीं आना, और वो खुद भी नहीं आना चाहते। तो फिर कहाँ हो रहे हैं मुज़ाकरात? कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसका आप सब जिक्र कर रहे हैं? अपनी तलवारें तो आप सोलो फ्लाइट तो सारे कर रहे हैं, जरा मुझे मिलकर बताएं कि हो क्या रहा है, कहाँ हो रहे हैं मुज़ाकरात? वो मुज़ाकरात हो चुके हैं, वो 12 मई से पहले हो गए थे। 12 मई के बाद सब बातें हैं, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, मुज़ाकरात हो चुके हैं और नतीजा खेज़ हैं। उसमें मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूँ, आपको पता चलेगा। शहजाद भट्ट साहब पंजाब के ब्यूरो चीफ हैं, ज़रा समड़ेयाल का इलेक्शन देखें जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पीटीआई जलसे भी कर रही है, रैलियाँ भी निकाल रही है, जुलूस भी और निकल रहे हैं। इससे पहले पंजाब में ये मुमकिन नहीं था, ये पंजाब में तो पीटीआई का झंडा लहराना जुर्म था और कोई जलसा जुलूस निकालना भी जुर्म। इसी तरह इस्लामाबाद की शारह दस्तूर पर पीटीआई के एमएनएज, एमपीआर और सेनेटर जमा होते हैं, एहतजाज करते हैं। उससे पहले ये होता था कि पीटीआई का कोई एमएनए नज़र आता था, पुलिस दबोच लेती थी और पीटीआई के 2 अहम लोग लाहौर से रहा हुए, मियाँ आबाद फ़ारूक और मियाँ अकरम उस्मान। उस पहले ये होता था कि पीटीआई का कोई बंदा रहा होता था तो साथ ही पुलिस वैन खड़ी होती थी अगली गिरफ्तारी के लिए। उन दोनों को नए सिरे से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई नया मुकदमा नहीं बना, वो फंक्शंस में भी जा रहे हैं, एहतजाज में भी शरीक हो रहे हैं। यहाँ तक आपकी सारी गुफ्तगू दुरुस्त है। मियाँ महमूद रशीद के दामाद की बात कर रहे हैं जो रिहा हुआ है। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में इससे 2 स्टेप आगे जा चुका हूं। मैं तो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के चक्कर में हूं।
मैं तो जनाब एजाज चौधरी PIC वाले भाई के रिहाई के चक्कर में हूं। मैं तो रिलीफ देना चाहता हूं। मुनीज़े कंबल को छोड़ना चाहती है, कंबल इसको ना छोड़े तो इसका क्या कसूर है? सवाल आप समझने की कोशिश करें। हम चाह रहे हैं कि जो आबद भाई ने बात कही है कि इस वक्त यकजा होना है, लेकिन अगर तंजन गुफ्तगू की जाएगी कि आप बादशाह बना दे बरला साहब को, तो फिर मैं आपको शुक्रिया नहीं करूंगा। इस तरह होते हैं मुज़ाकरा, ये तरीकाकार है। सलमान साहब ऐसे होता है या नहीं? बात यह है कि शहजाद भट्ट साहब, वो जो बात सलमान आबद साहब ने की है वो नहीं आपने सुनी? वो तंज थोड़ा है कि PTI इंडिया से ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, वो भी ये गलत बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, और हम एक दूसरे को सियासी दुश्मन बनाकर पेश ना करें। इस वक्त ये मामला नहीं है। इस वक्त मामला ये है कि पाकिस्तान को रीजनल पॉलिटिक्स में जो चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला करने के लिए एक होना पड़ेगा। सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में तब्दील करने की जो पुरानी रविश चली आ रही है उसका खात्मा किया जाए। सियासत के अंदर ताकत के साथ चीज़ों को दबाने की बजाय पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के साथ चीज़ों को डील किया जाए। इस वक्त का तकाजा यह है कि हम वो काम करें जो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। और ये जो सलमान साहब देखिए, मुझे सायरा जी के पास जाना है और मिलकर बैठने की बात। एक जुमला कह दूं, कल ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नौजवानों को बड़ा अप्रिशिएट किया गया है, इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे लेके बढ़े। यही नौजवान पाकिस्तान की ताकत बनेंगे, यही नौजवान पाकिस्तान का इमेज को बिल्ड करेंगे। जी सायरा जी, कि आप ये जो बात कर रही हैं, वो जो मोहतरमा के बयानात हैं कि हम किसी को भूलने नहीं देंगे, वो किसको याद करवाना चाह रही हैं? वही बात है कि इस सियासी टेम्परेचर को कम होना चाहिए, वरना 12 अक्टूबर पे हम भी बात कर सकते हैं, फिर जो अदलिया पे हमला हुआ हम भी बात कर सकते हैं, फिर जिस तरीके से जलसों में ऐसे ऐसे करके पुकारा गया वो हम भी बात कर सकते हैं। तो बात ऐसे वाडा साहब की एक बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि कैसे लोगों को ला के सर पे मुसल्लत कर दिया कि जो ना बयानियां बना सकते हैं और जो एक लगी हुई आग है उसको और भड़का रहे हैं, जब उस दुश्मन से सीज फायर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? जी मुझे ना एक ब्रेक का कहा जा रहा है। सायरा जी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे गजा में जो जारी सूरत हाल है, तशवीश सूरत हाल है, इस पर बात करनी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गज़ा में करबला का मंजर बना हुआ है, इसकी ज़रा तफसील के साथ मैं आपके साथ खबर शेयर करूं तो गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। एक तरफ 60,000 लोग इसराइली बमबारी, तो दूसरी तरफ भूख से 28 बच्चे और बुजुर्ग जान की बाजी हार चुके। मगरिब इसराइली बर्बरियत पर चीख उठा है कि बयानबाजी काफ़ी नहीं है, जबकि मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी नजर आती है। ट्रंप ने जहां इसराइल को दौरा मशरिक़ वुस्ता में नज़रअंदाज किया, वहीं इसराइली बर्बरियत भी नज़रअंदाज की जा रही है। यहाँ तक कि इसराइली फ़ौज के साबिक ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि इसराइली हुकूमत गज़ा में बच्चों को शौकिया कत्ल कर रही है। तो सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये कैसा शौक़ है कि एक नस्ल ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिम उम्मा इस पर बात नहीं कर रही है? देखिए, एक तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के अंदर जो बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है वो उनका है। लेकिन जो कुछ इसराइल कर रहा था और जो कुछ इसराइल कर रहा है उस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खामोश है, अमरीका खामोश है, बड़ी ताकतें खामोश हैं। आप मुस्लिम उम्मा की बात कर रही हैं, मुस्लिम उम्मा ने कब कभी कोई बड़ा रोल प्ले किया है? ओआईसी ने क्या बड़ा रोल प्ले माजी में किया है? सलमान साहब, खामोशी वो आए ये कहने को कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें, बात वही तो मैं कह रहा हूँ ना। खामोशी से मुराद ये कि जो इस वक्त मुसलमानों पर बर्बरियत हो रही है, जो गजा में बर्बरियत हो रही है, उस पर तो वो खामोश है ना। और वो अगला इसराइल का ये एजेंडा लेकर फिर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो इसराइल को तस्लीम करने पर जोर दे रहे हैं, सऊदी अरब पे दे रहे हैं, शाम पे दे रहे हैं, पाकिस्तान पे दे रहे हैं, बाकी मुल्कों पे दे रहे हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि और इसमें जो सबसे बड़ा कसूर है वो आपकी मुस्लिम दुनिया का हुक्मरान तबका है। हाँ, उन्होंने अपने मामलात अमरीकी मफादात के साथ ऐसे जोड़े हुए हैं कि हमारी ज़बानें जो है वो बोलती नहीं है और हम इस पर कोई बड़ी बात ही नहीं करते। ओआईसी को हमने आज तक इस मकसद के लिए उठाया नहीं, इस पर इसका फ़ायदा नहीं उठाया और एक बड़ी मुत्तफिका मुत्तहिद होकर आवाज़ नहीं उठाई कि जो कुछ गजा के अंदर हुआ है, जो
कुछ मुसलमानों के साथ हुआ है, जिस किस्म की बर्बरियत की गई है, जिस तरह से मासूम बच्चों को मारा गया है। और आपको पता है जंगों के असूल होते हैं, उन्होंने उन जंगों के असूल को भी नजरअंदाज कर दिया। अस्पतालों में बमबारी, स्कूलों में बमबारी, मदरसों में बमबारी, यानी हर जगह पर उन्होंने बमबारी की है। और उस पर मुस्लिम दुनिया या आलमी दुनिया सिवाय मुजम्मत के और कुछ नहीं कर रही। घिनौने फेल का इर्तिकाब कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सायरा जी मुझे बताएं कि जबान इनकी क्यों बंद हो गई है, ताले क्यों लग गए हैं? वो जो कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करो, हम उनको इमदाद देकर भेज रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गैरत नाम था जिसका, गई वो तैमूर के घराने से, और तलवारों को जंग लग जाए तो रक्स के काम ही आती हैं। अभी आपने इतना आला वरफा रक्स देखा था। सायरा जी सकाफत है उनकी। जिस मुकाम पर हम हैं मुरम्मत कर ली, लेकिन अब वक्त मुरम्मत का है कि 52 इस्लामी ममालिक कितनी अजीम शान अफवाज, अपनी बात हम करें तो हम एटमी मुल्क हैं, और वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई कट कट के मर रहे हैं। जो वहाँ पर बर्बरियत का मतलब ऐसी कौन सी बात है? इसमें तो शर्मिंदगी शर्मिंदगी, इस पे क्या कहा जा सकता है? एक सेकंड की शर्मिंदगी अगर कर लें तो फिर हमें और क्या चाहिए? शहजाद भट्ट साहब, कादी शर्मिंदगी? क्यों शर्मिंदगी? कैसी शर्मिंदगी? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, मैं नहीं कह रहा, आप CNN को देखें। CNN क्या कह रहा है? CNN कह रहा है कि इसराइल ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। CNN कह रहा है। सवाल ये है, डर दिए दुनिया डरान वाला चाहिए। अमेरिका हमला, ईरान खा गया गजा, बच्चे मार दिए। मौजूदा पाकिस्तान पूरी मुस्लिम उम्मा में एक ही है जिसके पास एटमी ताकत है, वरना तो आहिस्ता आहिस्ता 6 नाम मैं आपको गिना सकता हूं मुसलमान ममालिक के जो बज़ाहिर अंदरूनी और बातनी तौर पर तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को। अगर आज तक गजा की आवाज बुलंद है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिपह सलार पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान की आवाम की वजह से है अभी तक, वरना अभी तक पूरा कब्जा हो गया होता है। अगर हमने आज भारत को नाक चने चपवा दिए हैं तो ये वजह है इसराइल की, ये वजह है ईरान की कि पाकिस्तान, अगर अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, पाकिस्तान जू जू ऊपर जाता जाएगा, ईरान भी ठीक होगा, गजा भी ठीक होगा। अगर आप कहें कि दूसरे मुस्लिम ममालिक वो क्या करेंगे? गजा को छुटलाएगा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम, और सायरा बानो इसको आजाद करवाएगी इंशाअल्लाह। आजादी के लिए तो हम सब दुआ गो हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ सायरा जी, वक्त कम है, मुझे बरलास साहब के पास जाना है। बरलास साहब, मशरिक वस्ता का दौरा किया अमरीकी सदर ने, लेकिन उसमें इसराइल को किस तरह से नजरअंदाज कर दिया गया? अच्छा, मैं बोल सकता हूँ? जी जी। एक तो मैं आपको शाबाश देना चाहता हूँ कि जो आपने तशबीह दी है ना करबला से, वो बिल्कुल दुरुस्त दी है। चूँकि करबला में भी जंगी कवानीन की बहुत खिलाफ वर्जी हुई थी, वहाँ बुज़ुर्गों, बच्चों, औरतों, जवानों सब पे तलवार चलाई गई थी और बाद में खैमे तक जला दिए गए थे। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, और यहाँ भी ना बच्चों को बख्शा जा रहा है, ना औरतों को, ना जवानों को, ना बुज़ुर्गों को। रही बात उम्मत की, उम्मत आज से 1400 साल पहले भी तमाशाई बन के खड़ी थी, खामोश रही थी। इस वक्त भी तमाशाई बन के खड़ी है, खामोश खड़ी है। और मैं सलमान आबद साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि मुसलमान अवाम और मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बदकिस्मती से अक्सर मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान अपने इक़्तिदार की ग़ुलामी कर रहे हैं। इक़्तिदार के लालच में बहुत सी ग़ुलामियों के तौक़ उन्होंने पहने हुए हैं, जबकि अवाम जो हैं उन्होंने दबा रखा है। अवाम की सोच गज़ा वालों के साथ है, हुक्मरानों की सोच इजराइल वालों के साथ है। सलमान आबिद साहब, देखिए बात बिल्कुल बजा है। अगर हमने इस मसले को लेकर चलना है तो पूरी मुस्लिम दुनिया समेत आलमी दुनिया में हमें अपना एक बयानिया बनाना है। ये जो ताकतवर ममालिक हैं, ये जिस तरीके से मुसलमानों को कुचलना चाहते हैं और मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते हैं, दहशतगर्दी हर मुल्क में होती है, हर मज़हब के अंदर होती है, लेकिन निशाना जो है वो मुसलमान है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर, जैसे भी बात की ना कि अवाम और हुक्मरान, इनके दरमियान जब तक आप कोलिशन बिल्ड करके कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, ये मसला आलमी दुनिया में उजागर नहीं हो सके। सही।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब और अजहर बरलास साहब, सायरा बानो साहिबा और शहजाद हुसैन भट्ट साहब। लेकिन बात यही है कि इस वक्त जो सूरत हाल से हम दो चार हैं, उम्मत मुस्लिमा दो चार है, ऐसे में मुझे वो एक शेर याद आता है कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हशर उठा क्यों नहीं देते। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।